सबसे पहले जो है आज हम बातचीत टाटा सिल्वर ETF और तमाम चीज़ों पे बातचीत काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग होती हुई, इसमें बातचीत करेंगे, डिटेल में बातचीत करेंगे, दोनों एक्सपर्ट से करेंगे। कल भी की थी, आज भी इस कॉन्टीन्यूटी में हम बढ़ेंगे। कल भी काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था, बहुत सारे कमेंट्स पर जो है अच्छे निकल के आए। लेकिन सबसे पहले इंडिगो के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं इंडिगो के रिजल्ट्स को, आज गूगल के ट्रेंड में शामिल। नतीजों पे जितनी बुरी तरीके से उम्मीद थी उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। रेवेन्यू जो है थोड़ा बढ़ते ही हुए दिखाई दिए, करीब 5-6% रेवेन्यू बढ़ा है। मुनाफे पे जरूर डंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है, कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, हम सबको इसके पीछे की कहानी सारी पता है। 77% कंपनी का मुनाफा जो है वो गिरता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा अगर देखें तो 3% जो है वो इम्प्रूव ही हुआ है। जो है एक्सेप्शनल लॉस जो है करीब 1547 करोड़ के आसपास का, मार्जिन वहीं के वहीं फ्लैट है। क्या करना चाहिए प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। इंडिगो इस पर, इसको लेकर के काफ़ी डिटेल में पूरे देश में काफ़ी हंगामा रहा। अब कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के बाद 2% की गिरावट लाजमी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इंडिगो पे? देखिए, इंडिगो पे ना सर मेरा व्यू अभी थोड़ा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू माय रिसर्च हेड एंड ही आल्सो टोल्ड मी कि इंडिगो में आल्सो रिसेंटली हमने देखा, एक्चुअली गवर्नमेंट चाहते नहीं है कोई भी फील्ड में कोई भी पर्टिकुलर एक स्टॉक का ना मोनोपोली हो जाए। मोनोपोली होने में क्या प्रॉब्लम है, हमने रिसेंटली देखा कि अकेला एक एयरलाइंस ने पूरे देश भर में जो है एक हंगामा मचा के रखा था। सो रिसेंटली हमने देखा जिस तरीके से इंडिगो का शेयर में फॉल आया, और टॉप से ऑलमोस्ट अभी आप कैलकुलेट करके देखेंगे मोर देन 20% अभी तो नीचे है। रिसेंटली रिकवरी भी हुआ था, लेकिन रिकवरी 5000 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। वो बस नॉर्मली एक शॉर्ट कवरिंग मूव था, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट बिल्डअप हुए थे, शॉर्ट कवरिंग मूव आया, अगेन शॉर्ट कवरिंग मूव होने के बाद सस्टेन नहीं हुआ। रिसेंटली न्यू एयरलाइंस का अनाउंसमेंट हुआ, तो आने वाला नेक्स्ट 1.5-2 साल में ना इंडिगो का सीधा सीधा डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगे पर्टिकुलर वो सारे कंपनीज। अब जिस तरीके से इंडिगो का चार्ट अगर हम प्राइस देखेंगे, 100 मूविंग, 50 मूविंग, इनफैक्ट 200 मूविंग एवरेज की प्राइस के नीचे है। मुझे लगता है कि 200 मूविंग एवरेज प्राइस, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है इंडस्ट्री में, इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मी 5550 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 5550 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा है ना विपुल जी, जो नेक्स्ट जो मोमेंट अपना न्यूज जो फ्रेश बायर्स है वो आपको आता हुआ नहीं दिखा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तो 2 टाइप्स है, आप शॉर्ट टर्म पे बाई कर रहे हो, अदरवाइज आप वैल्यू इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हो। लेकिन जहां पे स्ट्रक्चरली हमने क्रैकडाउन देखा है सडनली, वहां पे मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका नहीं ढूंढना चाहिए। और इसका इंपैक्ट सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला 2-3 क्वार्टर में प्रेशर रहेगा। अब जब प्रेशर में रहेगा, क्या होता है, प्राइस नीचे आने के बाद ना कंसोलिडेशन में चला जाता है। अब कंसोलिडेशन में पैसा डालने का कोई मतलब होगा नहीं। ट्राई कीजिए एक बार एग्जिट होने का। अब मार्केट का एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं है, मैं एक बार कंफर्टेबल रहूंगा 5550 के ऊपर क्लोजिंग के बाद। चलिए ठीक है, ये बात इंडिगो को लेकर निकल के आ रही है। एक शेयर जो है क्या मतलब जो है फाइनली ये 200 के नज़दीक पहुंच रहा है। क्या शानदार रैली है। अशोक लेलैंड मतलब बहुत सुस्त शेयरों में शामिल। सर यहाँ पर कोई अंशुल जी, कोई BTST कॉल, कोई पोजीशन बनाने की कोई संभावनाएं बन रही हैं क्या, मतलब, या फिर आज की रैली पूरी हो गई? 4.5% ऊपर 198-93 पैसे का जो है इसने इंट्राडे हाई लगाया है, उसी के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। 10 मिनट पहले का आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन क्या रफ्तार पकड़ी है अशोक लेलैंड में, क्या पक रहा है और कैसे इसको क्या प्ले किया जा सकता है क्या? तो देखिए, अशोक लीलैंड में कल भी हमने डिस्कस किया था कि 3 हफ्ते की टाइट रेंज से 2 हफ्ते का लो स्वीप करके चल रहा है। 183 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, 200 तक का टारगेट मिल सकता है। अब चूंकि 200 अचीव हो गया है, थोड़ा सा 199 का हाई बना है, आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके 205 207 तक जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 183 से ऊपर नहीं आ रहा है, एकदम जबरदस्ती करके ऊपर लाना है तो आप भले 191-80 पे ला सकते हैं, बट कंफर्टेबल स्टॉप लॉस अभी भी 183 का ही रहेगा और एक्सटेंडेड टारगेट 205 207 के कर सकते हैं। सेक्युलर बुल रन में है तो टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते हुए चलिए। अलाउ द मार्केट टू थ्रो यू आउट, मार्केट को आपको बाहर फेंकने दीजिए, ना कि खुद ही दरवाजे से बाहर निकलिए, क्योंकि हो सकता है पार्टी लंबी भी चल जाए। अच्छा, जो खरीदना चाह रहे हैं अभी की रैली को देख करके, उनके लिए कोई गुंजाइश है या रैली पूरी हो गई है? नहीं, रैली पूरी हो चुकी है सर। अब बेस से हम बहुत दूर आ चुके हैं। अशोक लीलैंड में जो बेस ब्रेकआउट आया था वो आया था 126 रुपए पे, तो 126 का अब तो 200 हो चुका है।
अब क्यों बाई करेंगे? अगर आपको बाई करना ही है, कोई भी स्टॉक तभी बाई किया जाता है जब बेस के आसपास हो, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, रिस्क छोटी हो, रिवॉर्ड बड़ा हो। तो यूनियन बैंक जो हम रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं, यूनियन बैंक अभी भी 155 का बेस ब्रेकआउट है, 177 20 रुपए ऊपर है और 300 रुपए तक जाने की संभावना है। तो अगर खरीदना है तो यूनियन बैंक जैसा स्टॉक खरीदेंगे ना, या उज्जीवन जैसा स्टॉक खरीदेंगे जो बिल्कुल बेस के ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं। ठीक, तो यूनियन बैंक जो है अगर आप ले सकते हैं यहाँ पे सर, क्या यूनियन बैंक में क्या 300 के टारगेट बताया आपने ना? हाँ, यूनियन बैंक में बड़ा बेस ब्रेकआउट है सर। यूनियन बैंक में 421 हफ्ते का कप एंडल का ब्रेकआउट है। चलिए आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में दे ही देता हूं, मैं आपको स्क्रीन ही दिखा देता हूं ताकि अगर दिख रही हो सर स्क्रीन तो बताइए। एक सेकंड सर, एक बार जरा पीसीआर की टीम जरा चेक कर लीजिए, स्क्रीन हमको दिख रही है। हाँ, आ गई जी। तो ये देखिए, ये नीचे में ये बॉटम राइट पे ये मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट पे देखिए, ये पूरा सेक्युलर बुल रन रहा है स्टॉक में। इसके बाद से ये कंसोलिडेशन फेज बना, ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बना जिसका ब्रेकआउट आ रहा है। वही जब थोड़ा नीचे आके वीकली चार्ट पे देखेंगे, नॉइस ज्यादा दिखेगी, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी राइट साइड में जब ब्रेकआउट आ रहा था, राइट साइड में आप देख रहे हैं कितनी टाइटनेस थी। एक ही लाइन पे क्लोजिंग लगभग 8-9 हफ्ते आई, वहां से ब्रेकआउट का ये चौथा हफ्ता है। जनरली 3 से 5 दिन की मूव होती है, तो ये 3 to 5 बार्स की मूव होती है, तो 4th बार है, तो प्रोबेबली एक बार और मिल सकती है, उसके बाद कंसोलिडेशन में जाएगा। और डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं जो चीज वीकली चार्ट पे हुई थी, यहाँ पे 7-8 हफ्ते की टाइट रेंज, वही डेली चार्ट पे अभी हो रही है 5-7 दिन की टाइट रेंज, और आज ओपन लो के साथ चल रहा है। अगर चला तो हो सकता है आज ही 185-86 दे दे, बट चूंकि पीएसयू काउंटर है, ट्रेडिंग बेट बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसीलिए मैं बार बार मना करता हूं कि ट्रेडिंग मत कीजिए, टाइमिंग मत कीजिए। केवल ये जो 148 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसको लगा के शांति से बनाए रखिए। पूरा अगर पैटर्न आप देखेंगे, 156 रुपए की नेकलाइन है और पैटर्न का लो 20 रुपए है, तो 156 और 20 आपका हो गया 134 रुपए। 134 अगर ब्रेकआउट में जोड़ेंगे, 134 प्लस 156 का ब्रेकआउट है, 290 रुपए का टारगेट आता है। तो स्टॉप लॉस आपका 148 रुपए है, टारगेट आपका 290 रुपए है। तो इस तरीके से अगर आप बड़े पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो धीरे धीरे करके पैसा बनेगा। फिर वहीं सट्टा मारने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे तो इधर उधर के स्टॉप लॉस कटवाते रहेंगे। बड़ा पैटर्न मिला है, बड़ा पैसा बन सकता है, तो फिर उसको उसी तरीके से ट्रेड कीजिए। वाह, 2% अब ऊपर होता हुआ, ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर। और ये लंबा लक्ष्य है, ये ऐसा नहीं है कि ये इंट्राडे के लिए ट्रेड है या 2 दिन का ट्रेड है, ये जो है लंबे समय के लिए रखने के लिए आपको सलाह दी जा रही है। अच्छा सर, इसको अगर शॉर्ट टर्म में बहुत लोग प्रॉफिट बुक करना चाहें, जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, तो वो क्योंकि ट्रेडर भी हैं ही हैं दर्शक हमारे, तो वो कहाँ एग्जिट ले लें अपना, जो है जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पे नए इंट्राडे हाइज बन रहे हैं? तो देखिए, छोटे छोटे रेजिस्टेंस तो फिर बहुत सारे हैं। जैसे छोटा सा अगर पहला टारगेट क्या रखें? एकदम छोटा सा इमीडिएट रेजिस्टेंस 189 पे है। 189 निकलता है तो 206 पे है। मेरे को नहीं लग रहा 189 पे रुकेगा, बट अगर वहां पे कोई सेलिंग दिखी तो बुक कर लीजिएगा, नहीं रुकी तो फिर 206 पे अगला पड़ा हुआ है। 206 भी नहीं रुका तो 220 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 2 लेवल नहीं रुके तो 220 पे तो जरूर एक बार जाके रुकेगा। चलिए, तो तो ये मतलब अगर छोटी अवधि का किसी का नजरिया है तो 189 के आसपास एक बार सवाल पूछ लें अपना, और यहाँ पे जो है 189 का शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पर रखा जा सकता है। चलिए आते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, जरा पेटीएम देखिए, पेटीएम में भी आज रिकवरी है, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। यहाँ पे कोई संभावनाएं हैं क्या सर? अभी गिरावट के बाद जो रिकवरी आ रही है, हालांकि ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाया है, 1303 1304 के बाद से फिर से हल्का होता हुआ। आपका व्यू क्या है? अभी 2% की तेजी 1284 के आसपास। कि पेटीएम पे ना सर, हर एक गिरावट में अभी मुझे लगता है कि आपको ऐड ही करना चाहिए, और क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे भी पेटीएम का बिजनेस बहुत चेंजेस हुआ है। एंड जिस तरीके से एक जमाने में पेटीएम ट्रेड हो रहा था, वो ऐसे डर का माहौल अभी है नहीं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में अगर है, आप बने रहिए। इजीली आपको 1350 का पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही 1350 ब्रेक होता है, अगेन आपको फिर से एक बार स्टॉक 1550 एंड 1600 तक आपको मिलेंगे शॉर्ट टाइम में। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1140 के आसपास मेंटेन करके चलना है।
चलिए, इस बीच 178.44 का हाई लगा दिया यूनियन बैंक ने और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अपने बिल्कुल 52 वीक हाई के नज़दीक, जो कि 183 के आसपास है। तो आज जिस तरीके का मोमेंटम है, ये लेवल तो आज लग रहा है कि आज में क्रॉस हो जानी चाहिए। तो अच्छा मोमेंटम है। इसको ज़रा टारगेट पे हम थोड़ा सा चेंज कर लें कि अगर इसको 189 पहला कर दें तो वो थोड़ा सा दर्शकों के समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 300 का तो परमानेंट टारगेट है, जो कि हम दूसरा रखें, पर पहला टारगेट 189 का कर देते हैं, ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। पर हाँ, अगर आप रख सकते हैं इसको तो रखिए। अंशुल जी का मानना है ये अभी रफ्तार जो है वो 300 तक जाएगी, रैली थोड़ी सी लंबी चलेगी ये वाली। तो इस पर आपको निगाह यहाँ पर यूनियन बैंक में रखनी चाहिए। PSU थीम बैंकों की अच्छी चल भी रही है, तो मतलब फ्लो के साथ बहना ज़्यादा बेहतर है। ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा और तेज़ी आएगी या कुछ मंदी आएगी तो हम इसको स्क्रीन पर दोबारा आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन एक और थीम जिस पे कल हम लोगों ने बात की थी और डिटेल में काफ़ी बातचीत की थी, आज काफ़ी सारे आर्टिकल वगैरह भी आए हैं। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप लोग डालें, आप दोनों की सिल्वर ETF को लेकर के। सर, बहुत क्वेरीज़ हैं, कमोडिटी शो हो हमारा या कोई भी शो, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। कल जो कुछ हुआ यहाँ पर 3-4% की गिरावट आई सिल्वर की प्राइसेस में, और उसके बाद से हमने देखा 20-20%, 24-24% की गिरावट जो है वो ETF के अंदर देखने को मिली। कई सारी रिपोर्ट आई, कई सारे कारण उसमें बताए जा रहे हैं। उसमें एक तो मार्जिन कॉल जो है वो ट्रिगर हो गई। मैं चाहूँगा जो कल घटनाक्रम रहा है, आपका एनालिसिस, आपके पास भी बहुत लोगों ने सवाल किए होंगे, आप लोग क्या व्यू दे रहे हैं, बताइए ज़रा इसको लेकर के। अंशुल जी और प्रदीप जी दोनों लोगों की राय थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहेंगे। हालांकि फिर चांदी में रिकवरी है, सारे ETFs रिकवर हो गए, कल ही रिकवर हो गए थे तो काफ़ी हद तक। क्या व्यू कल क्या घटा क्या सर? कोई भी शुरू कर दे, अंशुल जी आप ही शुरू कर दीजिए, प्रदीप जी आप शुरू कर दीजिए, कोई भी शुरू कर दीजिए। देखिए, कल जो हुआ था सर, बेसिकली हमने देखा कि डोमेस्टिक जो प्राइस था, डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा महंगा हो गया था, और कंपेयर करेंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से, तो इंटरनेशनल मार्केट पे अगर हम ट्रैक करते हैं सिल्वर को, तो इंटरनेशनल मार्केट पे सेम था प्राइस, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट पे लास्ट 2 से 3 दिन थोड़ा प्राइस ज्यादा दिखा रहा था। एंड सेकेंड थिंग, जिस तरीके से क्रैश हुआ, एंड उससे पहले लास्ट कल से जो परसों इवनिंग था, इवनिंग पे हमने देखा जियो पॉलिटिकल जो टेंशन जो थोड़ा लोग कर रहे थे, उसको थोड़ा हमने कम देखा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी का एक बयान भी आया था इंडिया के साथ। ऐसा स्टेटमेंट आया था कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड माइन एंड विल डील विद मोदी जी, ऐसा करके उनका एक स्टेटमेंट आया था। तो लोगों को लगा फिर से एक होप कि नहीं, इंडिया में डील हो सकता है। तो वो जो एक सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल रिस्क हो रहा था ट्रेड डील को लेके, तो थोड़ा वो कमी होते हुए दिखाई दिया। सेकेंड, जो ओवरऑल ग्रीनलैंड को लेके स्टेटमेंट आ रहा था कि नहीं, वहाँ पे आर्मी भेज देंगे, वार एकदम वहाँ पे हो जाएगा, वो थोड़ा स्टेटमेंट पे थोड़ा नरम दिखा लोगों को। सो कहीं ना कहीं, और जीरोधा का जो CEO है वो नितिन एंड निखिल जी, नितिन सर का कल एक ट्वीट, परसों एक ट्वीट भी आया था MTF को लेके, उन्होंने वार्निंग दिया था। अब क्या होता है बेसिकली, आप जनरली आप देखेंगे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी एक कंपटीशन है। अब वो कंपटीशन ऐसा है कि आपको मैक्सिमम 4 to 5x जो है लेवरेज मिलता है। सो अगर आपके पास 100 रुपीज है, उसका 5x आपको लेवरेज मिल रहा है। तो सिचुएशन क्या है, बहुत सारे लोगों का ना MTF में पैसा जो है वो बाइंग पे था। अब जैसे थोड़ा बहुत 1% क्रैक आया और जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम हुआ, अब लोगों ने थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग में थोड़ा बहुत सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सेलिंग करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है, तो ऐसे मैं देख रहा था पूरा कल तो 15% इनफैक्ट 20% नीचे था। एंड होते होते मार्केट थोड़ा बहुत खत्म जो है, क्लोज होते होते फिर से एक बार हमने देखा थोड़ा बहुत रिकवरी आया। लोअर टाइम फ्रेम से 10%, 12%, 13% के आसपास का नीचे गिरावट रहा है। आज अभी सिल्वर मोटा मोटा ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है। और अभी आप देखेंगे ETF, जितने भी ETFs है, इज लाइक अगर हम इंडिया में बात करेंगे, HDFC ETF, जो टाटा सिल्वर ETF है, जो सिल्वर बीज है, सब में ऑलमोस्ट 8%, 7% आज थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन बिपुल जी, जिस तरीके का वॉलेटिलिटी आज ETF में देखने को मिल रहा है आज कल में, मुझे ना आज Web3 वाला जो क्रिप्टो कॉन्सेप्ट है ना, क्रिप्टो के बारे में याद आ रहा है। मतलब सिल्वर इज लाइक ए क्रिप्टो, मतलब उसके जैसा वोलेटाइल हो रहा है आजकल। सो मुझे लगता है कि कल परसों भी मैंने आपको डिस्कशन किया था, देखिए अगर किसी के पास है तो 2 घंटे ना आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2 घंटे का जो एवरेज प्राइस है, अगर आप देखेंगे कल भी नीचे आया था, 2 घंटे का मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको बताया था
3 लाख के आसपास का स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। अगर आपका बाइंग 2,50,000, 2,60,000, 2,70,000 के आसपास है, अभी मैं देख रहा था ऑलमोस्ट जिस तरीके से प्राइस फिर से मोमेंटम आ रहा है, आपको अगेन 3,50,000 एंड 3,60,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। मैं फरवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ, तो अभी प्राइस चल रहा है 3,39,387, और जिस तरीके से सिल्वर प्राइस में आज फिर से मोमेंटम आया है, ये मुझे लगता है कि फिर से आपको लॉन्ग पोजीशन कैरी करने का ही सलाह दूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही टर्म्स कंडीशन अप्लाइड है, डिस्क्लोजर भी अप्लाइड होगा, यहाँ पे बहुत हाई रिस्क है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी भी चलेंगे विपुल जी, लेकिन जो जीरोधा का जो फाउंडर है, उन्होंने जो एक वार्निंग दिया है एमटीएफ को लेके, दैट इज अ वेरी बिग डील, एंड कोई भी इंडस्ट्री में आज के डेट में डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा भी बताया कि न्यू रिस्क मैनेजमेंट को लेके सोचना चाहिए, जो कि सेबी की तरफ से अभी भी नहीं हो रहा है। सो मुझे लगता है कि यही सारे कुछ रीजन है, इस वजह से थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग देखने को कल मिल रहा था, आज फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है। सो अगर किसी के पास पोजीशन है, आपको अभी मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन विपुल जी, इस सिचुएशन में बाय करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस में हमने मूव देखा सिल्वर में, अगर फिर से, क्योंकि आपको जब आप बेचेंगे ना, आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा। एक एक दिन में 20, 25, 30% नीचे आ सकता है, और उस टाइम पे एमटीएफ में हिट हो जाता है, लिक्विडिटी इशू हो जाता है। ये बात आपकी सही। जो कल का मामला रहा वो यही रहा कि एक तो बहुत लोगों की मार्जिन कॉल ट्रिगर होने लगी, एमटीएफ का इशू था। अंशु सर, आप इसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं कल के वाले मामले को लेकर के, और अभी क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि बहुत रिस्की है, तो अब जिनकी एसआईपी चल रही है, क्या वो कंटिन्यू करें? बहुत लोग ट्रेडर आ गए हैं, वो बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं, एक एक दिन में इतना बड़ा मूव मिल रहा है, वो खरीद रहे हैं, 2-4 दिन में बेच करके फिर वहाँ पे फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। क्या सलाह रहेगी उन ट्रेडर्स को लेकर के, और कल की सिचुएशन को लेकर आपकी टिप्पणी? तो देखिए, कल भी साफ स्पष्ट सलाह थी, आज भी वही साफ स्पष्ट सलाह है। नींबू के छिलके का रस निकालेंगे, कड़वा पानी मुंह में लगेगा। कल जहां हमने बात की थी, वहां से कॉमेक्स पे चांदी $5 बढ़ गई है। $5 को 32.15 ट्राई आउंस से केजी में मल्टीप्लाई कीजिए, यूएसडी INR से 91 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15,500 रुपए की तेजी एमसीएक्स सिल्वर पे या सिल्वर पे आनी चाहिए थी, लेकिन जहां पे हमने बात की थी ईटीएफ्स, वहां से 1 रुपए की भी मोमेंटम नहीं है। कल 11 बजे जब अपन ने बात की थी, बहुत कोई मोमेंटम नहीं है। जो नीचे गया था वही ऊपर आया है, जबकि चांदी 14,000 रुपए बढ़ चुकी है। तो यही दिखा रहा है कि फिजिकल में धीरे धीरे अब सेलिंग आने लगी है, एमटीएफ्स के सौदे कटने लगे हैं, वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। यही गलती रेलवे डिफेंस पीएसयू में टॉप के पास किया था, यही तनला के पास टॉप में किया था। आखिरी छिलके का रस निकालने के चक्कर में कड़वाहट ही मुंह में लगती है। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बेच के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए। आखिरी का छिलका छोड़ देंगे तो कोई खास घाटा नहीं होगा, लेकिन पकड़े रह गए और किसी भी दिन चटकने लगा, फिर मुंह देखते बैठे रहेंगे, जैसे 1.5 साल से रेलवे डिफेंस पीएसयू में मुंह देखते बैठे हैं। तो क्यों वो आखिरी नींबू का रस, वो आखिरी छिलके का रस निकालना है? मीठा मीठा रस पी लिए हैं, उसको एंजॉय कीजिए, दूसरे नींबू पे सरक जाइए। बहुत शानदार सर। ये उदाहरण लाते कहाँ से हैं सर? ये नींबू वाला, गन्ने वाला, ये सब मतलब कहाँ, मतलब ये तो कल भी मैंने आपको बताया था सर कि ये व्यवहारिक ज्ञान आपको कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं, आपको सड़कों पे मिलता है। जब गर्मी में हम लोग नींबू का रस पीने, वहां शिकंजी पीने उतरते हैं, तो वही शिकंजी वाले को जब मैंने पूछा कि आप ये आधा रस निकाल के क्यों छोड़ दे रहे हो, बोला भैया अगर ये पूरा रस निकालेंगे तो कड़वापन आएगा, फिर शक्कर ज्यादा डालनी पड़ेगी, फिर पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आधा रस छोड़ देने में प्रॉफिट ज्यादा है। वाह, आधा रस छोड़ दीजिए, पूरा रस का आनंद लेंगे, कड़वाहट आ जाएगी। मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, ये मानना है। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ये मानना है अंशुल जी का। और प्रदीप जी कह रहे हैं कि बहुत रिस्की है, आप कसम ही खा रखी है कि सिल्वर में पैसे ही बनाने हैं या सिल्वर में ही ट्रेड करना है, तो फिर अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे एक्सपर्ट की राय यहाँ पर सिल्वर ETF को लेकर के। लगातार बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्त ट्रेंड में है, हर जगह जो है बातचीत हो रही है। अब तो घर के अंदर भी बात होने लगी और सिल्वर चांदी कितनी तेज़ रहेगी। लोगों को लगता है हम ही शेयर पर मतलब जो है चांदी की कीमतों को आगे पीछे कर रहे हैं, तो आसपास के लोग। जी 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 प्रदीप जी बताइए। विपुल जी, ये तो आज ना मतलब मेरा मम्मी का याद आ रहा था। मेरा मम्मी बहुत मुझे बोलते थे, अरे गोल्ड खरीद के रख रहा हूँ, यही फ्यूचर है, सिल्वर खरीद